हाँ देखिए, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसे बोलेंगे? इट इज फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। हाँ ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हो गया? सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने सरफेस पर रखा है। अब इस पर फोर्स अप्लाई करके आप इसको मूव करने की कोशिश करोगे तो सरफेस क्या करेगा? इसको मूव करने देगा? नहीं मूव करने देगा, अपोज करेगा, जिसको बोलेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, जब भी आप इसको मूव करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा। अगर ब्लॉक को अप्लाइड फोर्स सरफेस अपोज करेगा, हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है यहाँ तक? फ्रिक्शन का क्या काम है? जस्ट लाइक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जब किसी भी कंडक्टर में करंट पास करेगा तो करंट पास करेगा तो करंट को कौन अपोज करेगा? रेजिस्टेंस पढ़े हैं ना, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट के केस में, कंडक्टर के केस में क्या होगा? करंट जब भी कंडक्टर में पास करेगा तो वो रेजिस्ट करेगा मटेरियल, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। वही मैकेनिक्स में वही रोल किसका होगा? फ्रिक्शन का। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर अगर आप स्लाइड करना चाहोगे, मूव करोगे, तो जब भी ये मूव करेगा तो इसका काम ही है अपोज करना, जिसको बोलेंगे फ्रिक्शन। लिक्विड के केस में क्या होता है? लिक्विड के केस में, लिक्विड भी बहुत सारे लेयर पर, जब लिक्विड फ्लो कर रहा होता है, लिक्विड या फ्लूइड कह लो, फ्लूइड, फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा होता है, फ्लूइड किसे कहते हैं? फ्लूइड किसे कहते हैं अभिषेक? फ्लूइड, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, उसको फ्लूइड कहते हैं। जैसे वाटर को फ्लूइड कहेंगे, उसके बाद गैसेस को कहेंगे वो भी फ्लो कर रहा है, एयर भी क्या आ जाएगा सब, वो भी तो फ्लो कर रहा है ना। तो एनीथिंग दैट कैन फ्लो, फ्लूइड में सब आ गया। और लिक्विड कहेंगे तो लिक्विड कंटेंट वाटर एटसेट्रा वाला हो गया। तो अगर लिक्विड की बात करें तो अगर वाटर कहीं फ्लो करके जा रहा है तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि वाटर में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं। तो एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। जो अपर लेयर है, सबसे वाटर का अपर ऊपर वाला जो लेयर है, उसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है, उसके नीचे वाले का स्पीड क्या होता है? कम होता है। ये तो दो लेयर के बीच में स्पीड का अगर डिफरेंस है तो दोनों में फ्रिक्शन होगा ना। तो जो लिक्विड के केस में जो अपोज होता है उसको क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। तो जो रोल लिक्विड के केस में किसका है? विस्कोसिटी का। इलेक्ट्रिक करंट के केस में क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का। और मैकेनिक्स में जब टू सरफेस कॉन्टैक्ट में है, मूव करेगा, तो ये रोल किसका हो जाएगा? फ्रिक्शन का हो जाएगा। डन, ये हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद देखिए अनदर, और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करें, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट वन कौन से हैं? फर्स्ट वन है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन किसे बोलेंगे? जब ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा, बॉडी रेस्ट में रहेगा, उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। एग्जांपल में देख लीजिए, अगर एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं? कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा उस वक्त वो जितना अपोज करेगा उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये सरफेस पर रेस्ट कर रहा है, इस पर आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, Fs का वैल्यू कितना होगा? Fs का वैल्यू कितना होगा? जीरो, जीरो, क्योंकि कोई भी फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, इस पर F फोर्स आपने अप्लाई किया। F मान लो कि 2 न्यूटन का फोर्स, जब आपने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया था तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया? जीरो। अब आपने क्या किया है कि F फोर्स अप्लाई किया, F फोर्स आपने अप्लाई किया 2 न्यूटन का। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितने हो जाएंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा 2 न्यूटन। अभी भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा। अब आपने फोर्स को 3 न्यूटन कर दिया, अब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन। उसके बाद सपोज कर लो आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ये जो हमेशा लगेगा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, Fs का वैल्यू। Fs का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। अब इससे ज्यादा
जितना ये सरफेस अपोज कर सकता है, कितना अपोज कर लिया। जैसे ही 10 न्यूटन से अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, ये ब्लॉक क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। ये मैक्सिमम लिमिट जहां तक जो अप्लाई करने के बाद ये ब्लॉक स्टिल रेस्ट में ही है, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस मैक्स बोलेंगे। क्लियर है? तो जब ब्लॉक रेस्ट में है, उस केस में जो अपोज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो सकता है या नहीं, हो सकता है। जब अप्लाइड फोर्स 0 है तो क्या हो जाएगा, 0। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक लिमिट होगा, उस लिमिट के बाद ये ब्लॉक मूव करना शुरू होगा। तो जिस लिमिट तक वो ब्लॉक स्टिल रेस्ट में है 10 न्यूटन तक, लेकिन इससे थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो जो मैक्सिमम लिमिट था उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसका जो वैल्यू होता है एफएस मैक्स का, एफएस मैक्स का जो वैल्यू होता है, एफएस मैक्स, एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये ब्लॉक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, अपर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। एफएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और एफएस इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे म्यूएस इनटू एन, ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, दोबारा देख लीजिए, एफएक्स मैक्स का जो वैल्यू होगा, एफएस मैक्स का, एफएस मैक्स ये लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, म्यूएस इनटू एन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 न्यूटन से कम ही था ना, 10 न्यूटन, 9 न्यूटन, 8, 7, उससे तो ज्यादा था नहीं, तो एफएस मैक्स का ये वैल्यू हो जाएगा, ये रिलेशन। म्यूएस यहाँ पर क्या है, म्यूएस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यूएस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ये ब्लॉक है, इसका मास एम है, एम है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, इसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। अगर अप्लाइड फोर्स F इधर है, फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के अलॉन्ग लगेगा, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हमने दे दिया एफएस। एफएस जो अपोजिट डायरेक्शन में, एफएस का वैल्यू क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एफएस का वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये याद रखना एफएस मैक्स का वैल्यू। सेकंड वन क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। देख लो, रब कर रहा हूं मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन डन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहेंगे, जब बॉडी मोशन में होगा उस वक्त जो अपोज करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे जैसे जब ये ब्लॉक, जो काइनेटिक फ्रिक्शन किसे बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन अभी ब्लॉक जब एक बार मूव करना शुरू कर देगा, जैसे यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है, अप्लाइड फोर्स आपने एफ लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस हो गया, एफ एस। अब ये ब्लॉक मान लो मूव करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया, इस केस में जो अपोज करेगा ना उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के बोलेंगे, एफ के बोलेंगे। हाँ देखिए, तो इस केस में एफ के का जो वैल्यू हो जाएगा, एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। ध्यान देना, जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, म्यू के इंटू एन हो गया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जब मूविंग ऑब्जेक्ट है तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। मान लो कि कोई बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, उस केस में जितना भी वो अपोज कर रहा है उसका स्पीड को इंक्रीज करके 20 मीटर पर सेकंड कर दिए। अब एफ के का वैल्यू इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ग्राफ बताए थे ना एक, उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। इसका ग्राफ देख लो, एफ वर्सेस, इसमें जो होगा ना कि मान लो ये एफ है, एफ है, और ये मान लो टाइम के साथ ये ले लो, एक जो ग्राफ है इनिशियली इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। एफ ये वैल्यू पहले, एफ एस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, एफ का वैल्यू। जब ये मैक्सिमम लिमिट आ जाएगा जिसको बोलेंगे एफ एस मैक्स, इसके बाद अगर फोर्स अगर इंक्रीज करेंगे, स्लाइटली इंक्रीज करेंगे, तो इसके बाद ये वैल्यू कम हो जाएगा, कम होकर के फिर इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, एफ के कहेंगे। स्पीड को इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कीजिए, एफ के का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसका वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज। स्टैटिक फ्रिक्शन में तो आपने क्या किया था, 0 न्यूटन था फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अगर 2 न्यूटन आपने फोर्स अप्लाई किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ गया, 2 न्यूटन। इंक्रीज करते करते जब इसके मैक्सिमम वैल्यू पर आ गए
10 न्यूटन आपने अप्लाई किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ गया 10 न्यूटन। उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है। और जैसे ही 10 न्यूटन से अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, 10 न्यूटन एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, तो 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे फिर ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। उस केस में भी क्या होगा सरफेस इसको अपोज करेगा। तो उस केस में जो सरफेस अपोज करेगा उसको क्या बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। बस इतना याद रखना है। इसका ग्राफ और इसका हम लोग देखें कि ये टाइम एक्सिस ले लिए एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर फोर्स ले लिए। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स आप इंक्रीज कर रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। एक ऐसा टाइम आया जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हुआ। अब इससे तो ज्यादा इंक्रीज करेगा नहीं, लिनियरली इंक्रीज हो रहा है। 2 न्यूटन हमने स्टैटिक फ्रिक्शन का रखा था अप्लाइड फोर्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी कितना था 2 न्यूटन। 4 न्यूटन हमने किया 4 न्यूटन, 6 न्यूटन में 6 न्यूटन, 10 न्यूटन में 10 न्यूटन, मतलब ये लीनियर इंक्रीज हो रहा है। तो लीनियर का ग्राफ कैसा होता है स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़े से ज्यादा आपने फोर्स अप्लाई किया तो सडनली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ऐसे भी दे सकते हैं यहाँ से भी कि वैल्यू कम होकर के फिर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस केस में भी सरफेस अपोज कर रहा है, उसके वैल्यू को क्या कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होता है। काइनेटिक के लिए जब इस केस में ये मूव करना शुरू कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन तो सेम ही रहेगा एन, तो एफ के का वैल्यू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन। और एफ के जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, जहां एन का वैल्यू क्या है एम जी है, एन का वैल्यू एम जी है। तो दो हमने डिस्कस कर लिया, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और सेकंड वन काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अब थर्ड में देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का हमने बोला कि एफ एस लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन और एफ एस मैक्स का वैल्यू इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हमने डिस्कस किया एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ म्यू एस क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो गिवन होगा, म्यू के क्या है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन क्या है नॉर्मल रिएक्शन। एन जब ब्लॉक को सरफेस पर अगर रखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, अपर डायरेक्शन में जो लगता है नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं ना, तो बैलेंस फोर्स के केस में एन इक्वल टू क्या हो गया एम जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एफ एस मैक्स का वैल्यू एफ एस मैक्स ये ऑलवेज होगा ग्रेटर देन किसके एफ के से ग्रेटर ही होगा। बट एफ एस जो क्या हो सकता है लेस भी हो सकता है। एफ एस क्या हो सकता है लेस, बट एफ एस मैक्स क्या होगा ग्रेटर होगा। थर्ड वन आ जाइए स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड में आ जाइए कौन सा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन जब बॉल बेयरिंग के केस में मान लो कि एक बॉल है जिसको आप क्या कर रहे हो इसको रोल कर रहे हो या किसी भी रिंग को आप मूव कर रहे हो, तो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स अगेन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एफ आर ही लगेगा, एफ आर है ना। अब यहाँ पर भी क्या होगा जब मूविंग पार्ट है बॉल बेयरिंग, इस केस में जो फ्रिक्शन है इसको क्या बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग मोशन के कारण जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर भी ये जो वैल्यू होगा एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन और एफ आर इक्वल्स टू म्यू आर इंटू क्या हो जाएगा एन, जहां म्यू आर क्या है कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन एन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा एम जी। अब 3 केसेस आ गए। पहला केस में आपने बोला कि सर एफ एस इक्वल्स टू एफ एस जो होता है एफ एस और लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। उसके बाद एफ एस मैक्स का वैल्यू हमने बोला एफ एस मैक्स का वैल्यू क्या होगा इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। तीसरा हमने एफ के डिस्कस किया एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। चौथा हमने डिस्कस किया रोलिंग फ्रिक्शन के लिए एफ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू आर इंटू एन। तो दिक्कत नहीं है। यहाँ म्यू एस क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू के क्या है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू आर क्या है कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। एन इक्वल्स टू एम जी ऑल केसेस में। मैक्सिमम ये तीनों में किसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा एफ एस मैक्स का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आपका एफ के का वैल्यू होगा, उसके बाद आपका एफ आर का वैल्यू होगा। तभी देखना कि किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना ज्यादा आसान होता है या उसको रोल करना ज्यादा आसान होता है। रोल करना ज्यादा आसान होता है ना, घसीट के ले जाना या उसको रोलिंग मोशन में ले जाना किसमें आसान होता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, हाँ सॉरी सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। क्लियर है यहाँ तक एक साथ।